राजीव, क्या इस बार भी ऐसा ही लग रहा है दोनों सीटों पर कि वही समाजवादी पार्टी का मैजिक बरकरार रहेगा? लेकिन सवाल यह भी है कि फेस क्या रहेंगे, क्योंकि मजबूत फेस पर जनता आगे बढ़ती है, वोट डालती है। तो आजमगढ़ और रामपुर में अब सवाल यह है कि वो मजबूत चेहरे कौन से मैदान में उतारे जाएंगे, या फिर जो बड़े नेताओं की अपनी एक छवि है उसके आधार पर किसी को भी खड़ा कर दें वो वोट मिल जाएगा। देखिए विपनेश, हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं, कल उपचुनाव की घोषणा हुई है और निश्चित तौर पर आपने देखा कि ये सारे लोग पार्टियों के और पैनल के भी सारे लोग ये मान रहे हैं कि ये दोनों जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प, बहुत रोमांचक और बहुत कड़ा मुकाबला होगा। इसकी वजह मैं आपको बता दूं, जैसा कि विनोद जी कह रहे थे, आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव का एक खास लगाव है और आजमगढ़ के लिए मुलायम सिंह यादव ने जितना किया है अभी आज पिछले 30-40 सालों में किसी दूसरी सरकार ने इतना किया भी नहीं है। उसको जिले से कमिश्नरी बनाने का काम किया हो, वहाँ पीजीआई देने का काम किया हो, बहुत सारा काम उन्होंने किया है और आजमगढ़ ने भी पलट के मुलायम सिंह को उससे ज़्यादा दिया जितना इटावा ने उनको दिया है। तो ये अगर आप देखें तो आजमगढ़ में क्षेत्रीय छत्रप और बहुत सारे जो एक नेता वहाँ पर समाजवादी पार्टी के, चूंकि पार्टी का मजबूत जनाधार होता है तो वहाँ नेता भी मजबूत हो जाते हैं और बहुत नेता हो जाते हैं। मैंने पहले आपको कहा कि अगर क्षेत्रीय व्यक्ति का, अगर वहाँ के लोकल आदमी को आजमगढ़ से लड़ाया समाजवादी पार्टी ने तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी जो हाल के चुनाव हुए हैं उसमें ज़्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सेकेंड पोल की है, जो कि अपने आप में ये भी बड़ी बात है, क्योंकि भाजपा का कभी कोई मेरे देखने में एक विधायक अरुण थे जो कि रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी में जो है उनके बेटे थे। तो भाजपा का वहाँ इस तरीके से जो जनाधार बढ़ा है इस इलेक्शन में, इसको देखते हुए अगर समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह फैमिली से इतर किसी को चुनाव लड़ाया तब तो समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है वो हिलने डुलने लगेगा, क्योंकि भाजपा का कैंडिडेट पता नहीं कौन आए, कैसा आए, किस तैयारी से आए, और बड़ा ही कैंडिडेट आएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह फैमिली का कोई व्यक्ति ना हो तो शायद उसके लिए दिक्कत हो जाए। दूसरी बात यह है कि इसी तरह रामपुर में, अगर रामपुर में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा चुनाव लड़ती हैं और उनका दावा भी हो सकता है, क्योंकि अभी वो सिटिंग एमएलए थी, उनकी जगह आजम खान लड़े हैं, वो राज्यसभा भी जा चुकी हैं। आजम खान की फैमिली के अलावा समाजवादी पार्टी से कोई लड़ेगा तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी फिर उस गढ़ को हिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। रामपुर वैसे भी बीजेपी जीत चुकी है, वहाँ से मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी से सांसद रह चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसा गढ़ है। अब आजम खान पहली बार लोकसभा लड़े, तो ये दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों फैमिलीज़ के लोग ही आएंगे तो समाजवादी पार्टी का गढ़ जो है वो बचेगा कि नहीं बचेगा। अभी तो 23 तारीख को चुनाव है, लेकिन ये है कि तब थोड़ी मजबूत स्थिति में रहेगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की नींद उड़ाने के लिए इन दोनों सीटों पर कुछ भी करने के लिए कुछ भी करेगी, ऐसे संकेत उसके पहले से मिल रहे हैं, जब से इन लोगों ने इस्तीफा दिया है तभी से। और थोड़ा इतिहास में विनोद जी जानते हैं, मोहसिना किदवई को जब इंदिरा जी ने वहाँ से उपचुनाव लड़ाया था तो खुद ही पहली बार उपचुनाव में आजमगढ़ जा कर के उन्होंने 3 दिन कैंप किया था जनता पार्टी की सरकार में, और वो बाय इलेक्शन जब कांग्रेस पार्टी ने जीत लिया था तभी जनता पार्टी सरकार के फिर कहे जाते हैं कि दिन खराब हुए और 1980 में इंदिरा जी वापस बहुमत से भारतीय राजनीति में आ गई। तो आजमगढ़ का बड़ा अपने तरह का एक राजनीतिक इतिहास है, और रामपुर का आजम खान से जो रिश्ता है और कौन कैंडिडेट आएगा, मैंने बताया इन परिवारों के अलावा आएगा, तो फिर मैं थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करती हूँ विनोद जी आपसे। जो मेरे सहयोगी राजीव रंजन कह रहे हैं कि अगर यादव परिवार से कोई कैंडिडेट नहीं हुआ तो मुश्किल आजमगढ़ में हो जाएगी समाजवादी पार्टी के लिए, और रामपुर में अगर आजम खान की फैमिली से कोई नहीं हुआ तो वहां मुश्किल हो जाएगी, तो बीजेपी के लिए ये रास्ता आसान हो जाएगा। आप भी ऐसा ही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल राजीव जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि जो नेताओं के आपसी झगड़े हैं स्थानीय स्तर पर, क्योंकि सर ये बात मैंने इसलिए कही, जो मेरे सहयोगी अशोक तिवारी ने कहा कि बीजेपी इंतजार करेगी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन कैंडिडेट मैदान में होगा, उसके बाद पत्ते खोलेगी। हाँ, निश्चित रूप से देखिए बीजेपी तो ये देख करके ही अपने पत्ते खोलेगी और उसी हिसाब से उम्मीदवार तय करेगी।
समाजवादी पार्टी की तरफ से जहां तक मुझे लगता है कि आजमगढ़ में शायद धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि वो परिवार के भी हैं, अखिलेश जी के बहुत विश्वस्त हैं, भरोसेमंद हैं। पिछला चुनाव बदायूं से वो हार गए थे, तो वो मुझे लगता है क्योंकि डिम्पल को वो अखिलेश जी अगर राज्यसभा में भेज रहे हैं तो धर्मेंद्र यादव एक विकल्प हो सकते हैं। और धर्मेंद्र यादव क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं या हैं भी, तो सारे कील कांटे और सारे समीकरणों को जानते हैं, तो वो एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। आजमगढ़ की जहां तक बात है तो मैं राजीव की बात से सहमत हूँ कि आजम खान या आरामपुर की बात कर क्षमा कीजिएगा, वो आजमगढ़ और आजम खान साहब में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। वैसे तो आजमगढ़ कायदे से आजम साहब के नाम पे होना चाहिए था, आजम साहब को वहां होना। हाँ, ये कंफ्यूजन होती है सर, आपने सही पॉइंट आउट किया है। तो वहां अगर रामपुर में अगर आजम साहब पत्नी लड़ती है चुनाव, तो निश्चित रूप से चुनाव बहुत जबरदस्त होगा। हालांकि एक बार 2009 का चुनाव भी हम लोग को याद रखना चाहिए, जब आजम साहब नाराज होकर के अलग घर बैठ गए थे, और तब भी जयप्रदा जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से जीत गई थी चुनाव, और अमर सिंह वहां बाकायदा बैठे थे। तो बिना आजम खां के भी समाजवादी पार्टी वहां चुनाव जीत, ये भी एक इतिहास है समाजवादी पार्टी का। तो रामपुर में जो है आजम खां साहब का परिवार अगर लड़ेगा, उनकी पत्नी लड़ेगी, तो निश्चित रूप से वो एक बढ़त उनको मिल सकती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जैसे आपने कहा ना कि मेगा प्लान, तो मेगा प्लान तो भाजपा कारपोरेशन के चुनाव में भी बनाती है, उसका तो हर प्लान मेगा होता है, वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे कारपोरेशन का हो, चाहे लोकसभा। वो हल्का चुनाव कोई नहीं लड़ती, बीजेपी पूरी ताकत से लड़ती है, और इन चुनाव का तो निश्चित रूप से सांकेतिक महत्व है। और अनिला जी, मैंने टीजर और ट्रेलर इसलिए कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन चुनावों के नतीजे जो है पूरी तरह से 2024 को रिफ्लेक्ट करेंगे, ये मैंने इसलिए कहा कि 2024 से पहले चुनाव हो रहे हैं और दोनों लोकसभा के चुनाव है, तो जैसे कहते हैं कि थोड़ा संकेत मिलता है हांडी के चावल से। और अब देखिए, मैं तो आपकी तारीफ करूंगा, आपने बड़ी बेबाकी से ये नहीं कहा कि नहीं भारतीय जनता पार्टी 100% जीत जाएगी और मोदी जी और योगी जी जाएंगे, आपने माना कि कड़ा मुकाबला होगा। इस बेबाकी के लिए मैं आपकी सराहना नहीं विनोद जी, ये कई बार मैंने बेबाकी देखी अनिला सिंह जी की, वो ईमानदारी के साथ स्वीकार कर लेती हैं। नहीं, अनिला जी उसमें कोई लाग लपेट नहीं है और इनके साथ अक्सर चर्चा होती रहती है, तो इसलिए मैं इनकी इस बेबाकी की तारीफ करूंगा। और उन्होंने जब ये कहा कि टीजर और ट्रेलर नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनको इस बात का भरोसा है कि चुनाव बड़ा मुकाबले वाला कांटे का होगा, एक तरफा नहीं होगा बीजेपी के पक्ष में। और ये बात सही है, उनका ईमानदारी से विश्लेषण है, क्योंकि जिस तरह का वहां समीकरण है दोनों सीटों पर, और जो समाजवादी पार्टी की जिस तरह वहां ताकत रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का ये स्वीकार करना एक बहुत अच्छी बात है। आमतौर पर राजनीतिक प्रवक्ता जो है वो एकदम बिल्कुल एक तरफा बात करते हैं, तो मैं इसके लिए अनिला जी को साधुवाद देता हूँ उनकी विश्लेषण के लिए। जी अनिला सिंह जी, ये आपने सुना, मेरे सहयोगी राजीव रंजन ने भी कहा, विनोद जी भी ये कह रहे हैं कि अगर यादव परिवार से कैंडिडेट नहीं हुआ तो आपके लिए रास्ता आसान है, और अगर यादव परिवार से ही हुआ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे ही रामपुर में आजम खान की फैमिली से अगर उनकी पत्नी मैदान में आ जाती हैं तो बड़ा मुश्किल रहेगा बीजेपी के लिए, और अगर बाहर का है तो थोड़ा आसान हो सकता है आपके लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप डेमोग्राफी देखेंगे, आजमगढ़ की देख लीजिए और रामपुर की देख लीजिए, तो मुलायम सिंह यादव जी को जो विशेष लगाव आजमगढ़ से रहा है, जो कि एक टाइम पर आतंकगढ़ भी कहलाया जाता था, क्योंकि बहुत सारे जो आतंकवादी उस क्षेत्र से आते थे, और जिस प्रकार से मुलायम सिंह जी ने या अखिलेश जी ने कई बार वकालत भी करी है कि भाई इनको फांसी मत दो, इनको जेल मत भेजो, दुनिया भर की बातें हैं, सब जानते हैं उस इतिहास के बारे में। तो आजमगढ़ जो आतंकगढ़ बना हुआ था, तो वहां ऐसा क्या लगाव रहा मुलायम सिंह यादव जी का, वहां के हमें अच्छी तरीके से पता है। अभी आपके चैनल पे भी दिखा रहे थे कि कितनी डेमोग्राफी में कितने परसेंटेज वहां पे यादव है, कितने परसेंटेज वहां पे मुस्लिम है। अगर टोटलिटी कर देते हैं आजमगढ़ की तो 50% से प्लस ही मिलेंगे। उसी प्रकार से अगर आप रामपुर में भी देखते हैं तो 50% से ज्यादा वहां पे मुस्लिम कौम है। और लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे वो ज्ञान वापी की बात हो, चाहे वो अयोध्या की बात हो, चाहे वो मथुरा की बात हो, किस प्रकार से समाजवादी पार्टी एक तरफा जो है वो हिंदू विरोधी सुर उसके सुनाई देते हैं। लगातार हम लोग डिबेट्स भी कर रहे हैं, क्यों? ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स है, तो तुष्टिकरण की राजनीति है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँगी कि आज अगर एक सेकंड में पंडित जी आपके बीच में नहीं बोली थी ना, ये लगातार आप अपनी जवाब का टर्न आएगा, बोलिएगा आपको जो बोलना है। मैं सत्य बोल रही हूँ, जो मुझे ठीक लगता है मैं वो बोल रही हूँ, जो आपको ठीक लगेगा आप बोलिएगा, सत्य ये है। और मैं यादव कौम से भी आपके चैनल के पैनल पर बैठ कर कहना चाहूंगी, अपील करना चाहूंगी, हिंदू एक हो जाओ। यहाँ सबका साथ सबका विकास, हर एक नागरिक हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म से आता हो। परंतु तुष्टिकरण के तहत जो है इस देश की बर्बादी हुई है वो अब नहीं होनी चाहिए।
हिंदुओं का जो अपमान हुआ है, हमारे धर्म संस्कृति का जो अपमान हुआ है, रोड़े बने हैं। आज मोदी जी और योगी जी की जो एक जोड़ी है वो उत्तर प्रदेश में कमाल कर रही है। अपराधीकरण जो है वो कम हो चुका है, विकास की राह पर है। वकालत आप कर रहे हैं, जिसका आलमदार बनने की कोशिश कर रही है, सबसे ज्यादा महंगाई से जूझ रहा है, उनके जो बेरोजगारी से जूझ रहा है, फॉलो किया जा रहा है दूसरे राज्यों में, उसको तो क्यों नहीं यहाँ पर मजबूत सरकार आएगी? और मैं इसलिए कह रही हूँ कि कड़ा मुकाबला है, जबकि मैंने डेमोग्राफिक स्टेटस अभी आपके चैनल पे भी दिखाया गया है, मैं भी जानती हूँ। उसके बावजूद मैं ये कहना चाहती हूँ कि नेताओं के बयानों में ये क्यों एक धर्म विशेष की बात आ जाती है, जब हिंदुस्तान की पहचान है सर्वधर्म के नाम पर, तो क्या ये बात शोभा देती है? आप सोचिएगा। विनोद सर कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी बात पर उंगली उठाई थी। विनोद जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था, अनिला जी ने एक प्रश्न किया मुलायम सिंह जी को क्या लगाव था आजमगढ़ से, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, मुलायम सिंह जी जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे बढ़ रहे थे तो पूर्वांचल की राजनीति का एक बड़ा केंद्र है आजमगढ़, खास करके सामाजिक न्याय की जो राजनीति है। आजमगढ़ का इतिहास उठा के देखें, चंद्रजीत यादव से लेकर के रामनरेश यादव, ये सब आजमगढ़ से ही आए हैं। तो और डॉक्टर लोहिया के जमाने से आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ रहा है, तो वहां वो लगाव मुलायम सिंह जी का राजनीतिक और वैचारिक लगाव रहा है, और आजमगढ़ से उनको हमेशा ताकत मिली है। जब भी मुलायम सिंह जी यादव राजनीतिक संकट में फंसे हैं, आजमगढ़ ने उनको हमेशा ताकत दी है। तो इसलिए मुलायम सिंह जी का लगाव रहा है आजमगढ़ से। हर नेता का किसी न किसी क्षेत्र से लगाव होता है, जैसे योगी जी का गोरखपुर से लगाव हो सकता है, मोदी जी का अपने गुजरात से लगाव हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं उनका देश से लगाव नहीं है या उत्तर प्रदेश से लगाव नहीं मुलायम सिंह जी का, लेकिन एक क्षेत्र विशेष के साथ एक प्यार होता है। वो प्यार मुलायम सिंह जी का आजमगढ़ के साथ रहा है, जैसे गांधी परिवार का रायबरेली अमेठी से रहा है। तो ये इस तरह से ये चीजें राजनेताओं के साथ होती है। चौधरी चरण सिंह का बागपत से रहा है उनके परिवार का, तो इसलिए आजमगढ़ जो है समाजवादी पार्टी की राजनीति का एक बड़ा केंद्र है। ये सच है। और कीर्तिनिधि पांडे जी, बीजेपी को बल इस बात से मिला है कि आपने देखा अगर एटा का नाम आता है तो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है। एटा, मैनपुरी, कासगंज, अलीगढ़, यहाँ पर बीजेपी सेंधमारी करने में कामयाब रही है, और इसीलिए बीजेपी को बल मिल रहा है कि अगर हम वहां सीटें जीत सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं रामपुर आजमगढ़ में। इसीलिए एक मेगा प्लान तैयार हो रहा है बीजेपी की तरफ से। देखिए विपनेश जी, कोई मेगा प्लान नहीं है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की पोल धीरे धीरे खुल रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता घूमते फिरते वहीं आते हैं, हिंदू मुसलमान दूसरों को सर्टिफिकेट बांटते लगते हैं। और मैं तो कह रहा हूं, जो गढ़ है ना, जो गढ़ कहा जाता है, अभी आजमगढ़ में सेंधमारी इनकी नहीं हो पाई, लेकिन गोरखपुर में समाजवादी पार्टी ने अपना पार्लियामेंट के उम्मीदवार को लोकसभा के उपचुनाव में जिताया था। गोरखपुर जो योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ है, वहां सेंधमारी समाजवादी पार्टी ने किया था। लेकिन आज तक आजमगढ़ में अनिला जी को यह बात नहीं समझ में आई कि मुलायम सिंह जी ने आजमगढ़ को कमिश्नरी बनाया। राजीव रंजन जी ने कहा मुलायम सिंह ने आजमगढ़ को पीजीआई दिया, मुलायम सिंह ने आजमगढ़ को डेवलपमेंट क्या लगातार विकास के रास्ते पे लगे। ये बात उनके आतंक का गढ़, हिंदू मुसलमान, और लगी सर्टिफिकेट बांटने कि वो हिंदू समर्थक है और बाकी सब हिंदू विरोधी है। आज वही हिंदू महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, अशिक्षा से परेशान है। आज वही हिंदू महंगा सिलेंडर ले रहा है, महंगा डीजल पेट्रोल भरा रहा है। क्यों नहीं उसकी मदद कर रही है लोग, जिस हिंदू की वकालत कर रही है? सबसे ज्यादा त्रस्त है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन कीर्तिनिधि पांडे जी, जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, ये चुनाव में गौण हो जाते हैं। कौन उठाता है? जाति समीकरण पे बात होती है, वहां पर अपने पत्ते फिट करने की आप कोशिश करते हैं, वहीं आपकी गोटियां खेली जाती हैं, डाली जाती हैं। वहां पर मुद्दे नहीं गिनाए जाते, कितना काम किया नहीं किया। लेकिन ये बात सच है कि यहां पर उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जाति के नाम पर जीत होती आई है, और वहां पर लोग माइलेज देते आए हैं नेता, और इस बार भी वही दिखने वाला है। मुद्दों की बात अभी यहां कर रहे हैं आप बैठकर। अशोक, मैं आपके पास आने वाली थी, लेकिन वक्त खत्म हो गया है और इस डिबेट को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो रामपुर और आजमगढ़ पर सबकी नजर है, और मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। अब देखते हैं कि किसकी जीत होगी, किसकी हार, क्योंकि ये जीत किसी भी पार्टी की दूर तक असर करेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।